नमस्कार, मैं सतीश सिंह। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि इसमें एक ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि आज का जो वीडियो है वो ट्रांसफार्मर पे होने जा रहा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछा जाता है। या तो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि आपको लिखने के लिए आएगी, या तो इस पर फिर न्यूमेरिकल आता है। दो में से कोई एक टॉपिक जरूर जो है आपके यहाँ आएगा, इसलिए आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। और ज्यादा नंबर में भी आता है, यह 3, 4 या 5 नंबर आपको देता है। तो ट्रांसफार्मर जैसा कि आपने देखा होगा कि रास्ते में कहीं भी आप आते जाते होंगे तो रास्ते में जो खंबे, जो पोल्स होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर रखा रहता है। तो वही ट्रांसफार्मर, या हमारे घरों में भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जितने भी प्रत्यावर्ती यानी एसी पर जितने काम करते हैं वो बिना ट्रांसफार्मर के कोई काम नहीं करता है। वो कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो जो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, वो सब ट्रांसफार्मर का मदद लेता है। तो ये ट्रांसफार्मर आपने देखे ही होंगे, बस हमें आज इसकी कार्यविधि समझनी है, इसकी रचना क्या होती है, यही सारी बातें इस पे समझना है। तो ये आपको नंबर देगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, समझना शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर सबसे पहले तुम ये समझ लें कि ये प्रत्यावर्ती धारा पर ही काम करता है, ये दिष्ट धारा पे काम नहीं करता है। और क्यों नहीं काम करता है, इस पर हम इसी वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर ये दिष्ट धारा पे काम क्यों नहीं करता है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप ये समझ लेंगे कि ये प्रत्यावर्ती धारा पर कैसे काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा पर ये कैसे काम करता है, इसको जब आप समझेंगे तब आप इसको समझ लेंगे कि ये दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट जो करंट होती है उस पर क्यों नहीं काम करता है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर करता क्या है। इसका काम ये होता है कि ये उच्च विभव को निम्न विभव में या फिर देखिए निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का काम करता है। अगर हाई वोल्टेज है तो उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और अगर लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये इसका काम होता है। लेकिन इसके साथ में उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये भी आप यहां पे याद रखेंगे। और ऐसा इसलिए होता है ताकि इसकी शक्ति, क्योंकि ट्रांसफार्मर शक्ति में बदलाव नहीं कर पाता है। अगर विभव उच्च है तो जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कैसी होगी, यहां पे वो निम्न होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा। और अगर विभव इसका कैसा निम्न है तो फिर प्रत्यावर्ती धारा यहां पे कैसी होगी, ये उच्च होगी, उच्च प्रत्यावर्ती धारा। ये आप कॉम्बिनेशन यहां पे समझ लीजिए, इस तरीके से रहेगा। यानी उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में, अगर विभव उच्च है तो प्रत्यावर्ती धारा निम्न होगी, और अगर विभव निम्न है तो प्रत्यावर्ती धारा फिर उसके साथ में उच्च रहेगी। तो अब इस तरीके से ये बदलाव करेगा। उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, या फिर ऐसा करेगा कि निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। या फिर अगर इसको हम कम शब्दों में कहें तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलने का काम करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने का काम करता है। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो जो ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है, निम्न विभव यानी कि वोल्टेज कम करता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर मींस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, एक उच्चाई
जो क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। और एक ट्रांसफार्मर कैसा होगा, अपचाई। अपचाई मतलब आप इसके शब्द से ही अर्थ निकाल सकते हैं, इतनी आप इंटर लेवल में हिंदी पढ़ लेते हैं कि किसी भी शब्द का आप अर्थ निकाल सकते हैं। अपचाई मतलब ये ऊंचे वोल्टेज को नीचे वोल्टेज में बदलेगा, यानी वोल्टेज को डाउन करेगा, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। तो ऐसे देखिए दो ट्रांसफार्मर होते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी इसकी जो रचना होती है, इसके हम कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं कि रचना क्या होती है। देखिए यहां पे इसका फिगर बना हुआ है, इसमें आपको जो इस तरीके की पत्तियां जैसी दिख रही हैं, ये नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं। और ट्रांसफार्मर को जब बनाया जाता है तो इसी तरीके से बनाया जाता है। ये पत्तियां आयताकार भी हो सकती हैं, ये गोलाकार भी हो सकती हैं, ये किसी भी रूप की हो सकती हैं। तो ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके की नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हम क्रोड बना लेते हैं। सबसे पहला काम करेंगे कि नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर ऐसी हम क्रोड बनाते हैं। और ये पत्तियां पृथक्कृत होनी चाहिए। पृथक्कृत मतलब अलग अलग होनी चाहिए। इनमें अगर आप पॉलिश कर दोगे तो वो अपने आप क्या हो जाएंगी, सब अलग अलग हो जाएंगी, पृथक्कृत हो जाएंगी। और इसके बाद फिर ट्रांसफार्मर, ये जो क्रोड तैयार हो जाएगी किसकी होगी, सबसे पहले तो आप याद रखना कि जो ये क्रोड होती है ये नर्म लोहे की होती है। क्रोड नर्म लोहे की होती है। अब ये नर्म लोहे की क्यों होती है, देखिए नर्म लोहा ये शीघ्र ही चुंबकित हो जाता है और शीघ्र ही विचुंबकित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो क्रोड रखी जाती है नर्म लोहे की रखी जाती है। जैसे इसमें वोल्टेज निवेश करें ये तुरंत चुंबकित हो, और जैसे वोल्टेज यहां से चला जाए, लाइट अगर चली जाए तो ये तुरंत क्या हो जाए, विचुंबकित हो जाए, फिर एक बार ये नॉर्मल हो जाना चाहिए। अगर इसके स्थान पर मान लीजिए हमने दूसरा ले लिया, कोई दूसरे पदार्थ जैसे स्टील हमने ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो एक बार चुंबकित हो गया तो उसके बाद फिर उसका विचुंबकन बहुत मुश्किल होता है, और तब ऐसे में ट्रांसफार्मर दिक्कत पैदा कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो क्रोडें बनाई जाती हैं वो नर्म लोहे की बनाई जाती हैं, जिससे कि ये शीघ्र चुंबकित हो जाए। जैसे ही वोल्टेज इसमें निवेश किया जाए प्रत्यावर्ती वोल्टेज तुरंत चुंबकित हो जाना चाहिए, जिससे कि अपना जो है काम ये जल्दी शुरू करें, जो भी इसका काम है। और जैसे ही वोल्टेज जाए तो तुरंत ये विचुंबकित, यानी फिर एक बार ये नॉर्मल लोहा बन जाना चाहिए, नर्म लोहा जो है बन जाना चाहिए। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे जो क्रोड रखी जाती है नर्म लोहे की रखी जाती है, क्योंकि नर्म लोहे के अंदर ये ऐसा गुण होता है, ये शीघ्र चुंबकित हो जाता है और शीघ्र ही विचुंबकित हो जाता है, इस वजह से। अब इसमें करते क्या है, तांबे के तार के विद्युत रोधी, जो तांबे का तार होता है उसके विद्युत रोधी तार यहाँ पे लपेट लिए जाते हैं और एक कुंडली बना ली जाती है, क्वाइल बना ली जाती है। इसी तरीके से ये जो क्रोड होता है इसके दूसरे सिरे पर यहां भी क्या किया जाता है कि तांबे के तारों को लपेट करके यहां भी एक कॉइल बना ली जाती है। ध्यान ये रखा जाता है कि हमें ट्रांसफार्मर कैसा चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर हमको ऊंचाई चाहिए तो फिर हमें जो पहली वाली ये कुंडली है इसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं इसको। इसमें हमको तांबे के मोटे तार के कम फेरे रखने होंगे, जैसा कि फिगर में देखिए बना भी हुआ है। ऊपर यहां 3 ही फेरे शो हो रहे हैं और मोटे तार हैं। तो तांबे के मोटे तार के अगर हमने कम फेरे रखे और दूसरे सिरे पर क्रोड का जो दूसरा सिरा है इस पर अगर हमने तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे रखे तो फिर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और अगर हमको अपचाई ट्रांसफार्मर चाहिए तो फिर इसकी जो प्राथमिक कुंडली है इसमें पतले तार के अधिक फेरे होने चाहिए और दूसरी जो कुंडली हम बनाए इसमें मोटे तार के कम फेरे होने चाहिए। तो फिर यहां पे जो ट्रांसफार्मर बनेगा वो एक अपचाई ट्रांसफार्मर बनेगा और फिर वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से ये बात हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट करके हम कुंडली बना लेते हैं, ये प्राथमिक कुंडली बनती, प्राइमरी कॉइल होती है।
और यहाँ पे क्या होता है, दूसरी कुंडली बनती है, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ये जो प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, इनका कोई संबंध नहीं होता है। प्राथमिक कुंडली जो होती है इसमें वोल्टेज को निवेश किया जाता है, वोल्टेज इनपुट होता है, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है यहां से वोल्टेज बाहर जाता है, तो ये आउटपुट, यहां से वोल्टेज आउट हो जाता है, ये आउटपुट वोल्टेज यहां से होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसफार्मर की क्या होती है, ये रचना होती है। साथ में हमें ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो क्रोडें होती है पृथककृत क्यों रखी जाती हैं, क्रोडों का पृथककृत क्यों होती है, ये सब अलग अलग क्यों होती है। देखिए क्रोड अलग अलग इसलिए होती क्योंकि जब इसमें वोल्टेज निवेश होगा, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या करेगा कि यहां पे कुंडली को चुंबकित करेगा, विचुंबकित करेगा, दोनों काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब प्रेरित धारा एक ऐसी धारा होती है कि अगर मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है, तो इसके चारों तरफ ये इस तरीके से ऐसे घूमने लगती है, और कभी कभी क्या होता है कि ये इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि जो लोहे का टुकड़ा होता है उसको रक्त तप्त कर देती है, उसको जला देती है। इसलिए यहां पे जो भंवर धारा उत्पन्न होती है उसके प्रभाव को कम किया जा सके, इस वजह से क्या होता है कि एक लोहे का ये टुकड़ा ना इस्तेमाल करके हम बहुत सारी यहाँ पे पत्तियां इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत सारी क्रोड़े इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत पत्तियों को यूज करते हैं। उससे ये हो जाता है कि भंवर धारा को सभी पत्तियों का राउंड करना पड़ता है, और इससे उसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी। पहली पत्ती को राउंड करेगी, फिर दूसरी, तीसरी, मान लीजिए इसमें 50 पत्तियां हैं, सबका राउंड मारने में उसको बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जब भंवर धारा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, सभी पत्तियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दूरी बढ़ेगी, ऐसे में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो वो धारा को कम कर देता है, भंवर धारा के प्रभाव को कम कर देगा। अगर मान लीजिए इसकी जगह हमने केवल एक टुकड़ा यूज किया, तो अब भंवर धारा को एक चक्कर लगाने में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध कम रहेगा, भंवर धारा का मान बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो इसको क्या करेगा, यहाँ पे जो कॉइल होंगे उनको जला देगा। तो इस वजह से क्या होता है, एक टुकड़ा इस्तेमाल ना करके यहाँ पे बहुत सारी क्रोड का इस्तेमाल होता है, ये इसका काम होता है। तो इस वजह से देखिए ये क्या हो गई, ये इसकी रचना हो गई। अब काम कैसे करता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। कार्यविधि में ये रहता है, जैसे इसकी जो प्राथमिक कुंडली है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का निवेश होता है, तो हम लोग जानते हैं जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो अपना आधा चक्कर एक दिशा में बहती है, इसको धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं, और दूसरा जो आधा चक्कर होता है वो दूसरी दिशा में बहती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से। तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निवेश किया जाता है, तो आधा चक्कर एक दिशा में, आधा चक्कर दूसरी दिशा में, यानी कि जो पहली वाली कुंडली है ये इस क्रोड को क्या करती है, एक बार एक दिशा में चुंबकित करती है और दूसरी बार विपरीत दिशा में विचुंबकित कर देती है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये जो तांबे के तार हैं, जैसे इनमें वोल्टेज आएगा तो इससे क्या होगा, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा इस क्रोड को एक बार एक दिशा में और दूसरा जो अर्धचक्र आएगा दूसरी दिशा में क्या करेगा, विचुंबकित करेगा। इसलिए क्या होता है, चुंबकन और विचुंबकन यहां पे प्रारंभ हो जाता है। चुंबकन और विचुंबकन के प्रारंभ हो जाने से जो पहली कुंडली है वो क्रोड में क्या करती है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। और जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यहां पे उत्पन्न होता है, चूंकि ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका जो सिद्धांत होता है,
ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत यहां पे काम करता है। और ये कैसा सिद्धांत होता है, इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। ये कैसा सिद्धांत होता है, देखिए अगर पास पास में दो कुंडलियां रखी हुई हैं, इसका हम धारा नियंत्रक, बैटरी और कुंजी ऐसे लगा देते हैं। यदि हम किसी एक कुंडली में ये धारा मापी यहां पे लगा लेते हैं, अगर इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करें, तो जैसे इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और चूंकि ये जो दूसरी कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली है, ये इसके बिल्कुल बगल में रखी हुई है, तो जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न होगा वो इससे भी जाएगा, तो इसमें भी परिवर्तन होगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स में यहां परिवर्तन करोगे, चुंबकीय फ्लक्स में यहां अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वही तो चुंबकीय क्षेत्र यहां से भी जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फैराडे ने बताया था कि यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और अगर ये कुंडली बंद है तो यहाँ पे प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एक अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत होता है, वही चीज यहाँ पे होती है। जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राथमिक कुंडली में आएगा तो ये क्रोड क्या होगी, एक बार एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में विचुंबकित हो जाएगी। एक बार एक दिशा में चुंबकित, दूसरी बार दूसरी दिशा में विचुंबकित होगी। चुंबकन और विचुंबकन की क्रिया से यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेंगे, और चूंकि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इस क्रोड से भी गुजरेगा तो यहाँ भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाएंगे। जब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा तो यही काम यहाँ पे होगा कि इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी आवृत्ति का, जिस आवृत्ति का प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल था, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी आवृत्ति का यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल समान आवृत्ति का। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा। फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर नहीं, फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। किनमें फेरों की संख्या क्या है उस अनुपात पर निर्भर करेगा। तो आप इसे याद रखेंगे। तो ये क्या होता है, ये इसकी कार्यविधि होती है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब मान लेते हैं कि यदि पहली कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी हो, एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है फेरों की संख्या वो एनपी है। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितना, एनएस है। तो फैराडे के अनुसार प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको हम यहाँ पे ईपी से लिख लेते हैं, और द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको हमने यहाँ पे ईएस से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फैराडे का नियम लगा देते हैं। फैराडे के नियमानुसार, फैराडे का नियम क्या कहता है, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई और अपान में डेल्टा टी। ये फैराडे का नियम आपने पढ़ा होगा, ये फैराडे का नियम होता है। क्योंकि हम प्राथमिक कुंडली के लिए इस नियम को लगा रहे हैं इसलिए यहां भी पी लगाते हैं और यहां भी पी लगा लेते हैं। और अगर यही नियम हम द्वितीय कुंडली पे अप्लाई कर दें तो दूसरी कुंडली के लिए आप यहाँ पे एस ई के साथ लगा लें, माइनस में यहाँ पे जो फेरों की संख्या है नंबर ऑफ टर्न्स द्वितीय कुंडली के लिए एनएस रहेगा, और डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी यहाँ पे ये रहेगा। हम दोनों का यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे रखिए, तो ES और अपान में EP इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई और अपान में डेल्टा टी।
और यहाँ पे माइनस में NP डेल्टा 5/, में कितना आएगा डेल्टा T। ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ES/, में EP इक्वल टू कितना आ जाएगा NS, और अपान में NP। इतना हमें देखिए प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम अगर ये कहें कि जो ट्रांसफार्मर है वो एक आदर्श ट्रांसफार्मर हो, हमने ये मान लिया कि ये ट्रांसफार्मर कैसा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, और जो प्राथमिक कुंडली है अगर इसका प्रतिरोध शून्य हो, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध अगर 0 हो, यानी कि यहां पे शक्ति का ह्रास ना हो। प्राथमिक कुंडली का अगर प्रतिरोध 0 होगा तो इसमें शक्ति ह्रास नहीं होगा। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा कि जो प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो प्राथमिक कुंडली के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। फिर प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है ES EP वो बराबर किसके हो जाएगा, VP के। और दूसरी बात, यदि द्वितीय कुंडली एक खुला परिपथ है, खुला परिपथ आप समझते होंगे, बंद परिपथ क्या होता है और खुला परिपथ क्या होता है। खुला परिपथ मतलब उसके जो वायर हैं वो कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर वो एक खुला परिपथ है जिसको हम ऑफ कहते हैं, जैसे हम अपने घरों में जो स्विच बोर्ड होता है तो जब उसको ऑन करते हैं स्विच को तो वो बंद परिपथ हो जाता है, और जब स्विच ऑफ कर देते हैं, लाइट बंद हो जाती है तो उस समय परिपथ खुला हो जाता है। यानी जो उसका दो परिपथ होते जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं खुला परिपथ, और जब एक दूसरे के टच में आ जाते हैं तो ये बंद परिपथ हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि ये द्वितीयक जो कुंडली है, सेकेंडरी कॉइल, ये खुला परिपथ हो, ओपन सर्किट हो, तो ऐसे में क्या रहेगा, दूसरी कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है ES वो दूसरी कुंडली के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ES और VS दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला है, जब EP VP के इक्वल होगा और ES VS के इक्वल होगा तो हम ES अपान में EP के प्लेस पर या इसके बिल्कुल इक्वल हम VS अपान VP भी यहां पे लिख सकते हैं। तो ऐसे में कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब इसको हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, NS अपान में NP इक्वल टू ES अपान में EP और इक्वल टू में VS अपान में VP। हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा फिर, और ये जो रिजल्ट होता है ये स्मॉल r के क्या होता है, इक्वल होता है। इस स्मॉल r को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल r को बोला जाता है परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात इसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये परिणमन अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है। अब इस स्मॉल r का मान, ये एक अनुपात होता है, ये एक नियतांक होता है। अब ये जो स्मॉल r होता है, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो फिर ट्रांसफार्मर कैसा हो जाएगा, ऊंचाई। ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और अगर स्मॉल r का मान 1 से कम है तो फिर ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी इंपॉर्टेंट भी है। विकल्प में आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें मिल जाएगा कि r की वैल्यू अगर 1 से क्या है, ज्यादा है, r इज ग्रेटर देन 1 तो ये ऊंचाई होगा, और r इज लेस देन 1 तो ये अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसके अलावा यदि ट्रांसफार्मर आदर्श है तो हम ये जानते हैं कि शक्ति में ह्रास बिल्कुल नहीं होगा।
जितनी शक्ति यहाँ पे पहली कुंडली में निवेश करेगी उतनी शक्ति दूसरी कुंडली में यहाँ पे निर्गत हो जाएगी। या फिर ऐसा कहना है कि यदि प्राथमिक कुंडली की धारा कितनी हो, आईपी हो, प्राथमिक कुंडली की धारा आईपी हो तथा द्वितीय कुंडली की धारा आईसी हो, आईसी ने आईएस हो, द्वितीय कुंडली की धारा कितनी हो, आईएस हो, और ट्रांसफार्मर कैसा हो, आदर्श हो, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो निवेशी शक्ति होती है, निवेशी शक्ति ये निर्गत शक्ति के क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। अब निवेशी शक्ति देखिए, पी शक्ति का जो फार्मूला होता है वो पी इक्वल टू कितना होता है, वी आई होता है, वी क्रॉस में आई, यानी वोल्टेज और धारा का अगर हम गुणा करेंगे तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो निवेशी शक्ति कहाँ, इसका संबंध किससे होता है, प्राथमिक कुंडली से होता है। तो निवेशी शक्ति का जो फार्मूला यहाँ बनेगा वो V और I। तो निवेशी शक्ति प्राथमिक कुंडली में शक्ति निवेश करती है, इसलिए यहाँ P और यहाँ पे भी। इसी तरीके से जो निर्गत शक्ति होती है, आउटपुट पावर जो होती है, उसके लिए हम VS और IS यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, हम VP को VS के नीचे लेकर जाते हैं, VS अपान में VP, और IS आएगा इसके नीचे, तो IP और अपान में IS मिल जाएगा। तो एक रिलेशन हमको यहाँ पे और मिलता है, वोल्टेज और करंट का। देखिए ये रिलेशन है VS अपान में VP इक्वल टू IP अपान में IS। तो हम इसको यहाँ पे इसके भी इक्वल कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा फार्मूला बनेगा वो NS अपान में NP और इक्वल टू में VS अपान में VP, और इसके बाद यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो करंट है VS अपान VP इक्वल टू IP अपान IS है, यहाँ पे IP अपान में IS यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमें रिलेशन यहाँ पे मिल जाता है। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी पूछा जाता है हमसे। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को भी निकालना सीख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता को ईटा से हम लिखेंगे, और इसका जो मान होता है वो निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति के अनुपात के बराबर होता है। कभी भी कोई ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में आपसे पूछेगा तो हम यही वहां पे लिखेंगे कि निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को उसकी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अब निर्गत शक्ति का फार्मूला देखिए, हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं। ये क्या होता है, निर्गत शक्ति को हम क्या बोलेंगे, VS क्रॉस में IS, और निवेशी जो होगी वो क्या बोली जाएगी, VP क्रॉस में IP। इस तरीके से ये फार्मूला हमें यहाँ मिल जाता है। और अगर कोई ट्रांसफार्मर कैसा है, आदर्श है, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, वो 100% होती है। ये भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आप इसे जो है तैयार कर लीजिए।